चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हो गए सारे लोग? आज 2 ही सेशन लेंगे, 3 सेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं। कुछ लोगों ने बोला 3 सेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो 2 सेशन ले लियो। आज 2 ही सेशन लेंगे। सुनील ज्वाइन ऑडियो पे चले जाओ तो फिर आपको आवाज आ जाएगी। आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। देखो भाई 2-3 क्वेश्चन रह गए थे उसमें, कल वाली शीट में, उन्हें देख लेते पहले। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन बी। In a course of time, the income of A increases by 28.56% and the income of B increases by 48%. Find the combined increase percent in their income. वो कह रहा है कि दोनों की अर्निंग आपको दे रखी है, दोनों की अर्निंग इतनी इतनी बढ़ जाती है, तो बताओ दोनों की अर्निंग में संयुक्त वृद्धि, मतलब दोनों को जोड़ के देखे तो कितनी अर्निंग में इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल कर देंगे भी 24 आपको रिपीट। पहली बात तो कल मैंने वीडियो नहीं, लास्ट वीडियो हुआ नहीं था, ठीक है। मैं कर दूंगा 44 रिपीट। इसे देख ले पहले। देखो भाई आसान है सवाल, कोई मुश्किल बात है नहीं इसमें, काफी आसान है। ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो हम ए की अर्निंग कुछ मान लेते हैं, ए और बी। ए की आय बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, तो बी को 100 मान लेते हैं और ए को 70 मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जिससे कम है उसी को हमेशा 100 मानते हैं। कह रहा है बी से 30% कम है तो बी को 100 मानेंगे, 100 से 30 कम 70। इनकी अर्निंग 70 और 100 के रेशियो में, ठीक है ना। फिर कह रहा है समयांतराल में एक टाइम बीतने के बाद, इन अ कोर्स ऑफ टाइम द इनकम ऑफ ए इंक्रीजेस 28.56। जरा ध्यान दो, ये वैल्यू मैंने आपको परसेंट में लिखाई थी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? देखो मैंने लिखाया था 14.28%, का मतलब होता है 1/7। तो ये इसका डबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2/7। हमने ये लिखा भी था कि 2/7, इसे ध्यान रखना, ये वैल्यू आ रही है आजकल एग्जाम में। तो इसका मतलब है कि ए की अर्निंग 2/7 बढ़ जाती, और 70 का 2/7 आप निकालोगे, 70 का 2/7 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। मतलब ए की अर्निंग 20 बढ़ जाती है, मतलब ए की अर्निंग कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। या फिर आप सिर्फ वृद्धि की बात करें, ए की अर्निंग में इंक्रीज कितना हुआ है? 20 का इंक्रीज हुआ है। बी की अर्निंग 48% बढ़ जाती है, तो 100 पे 48 बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, 100 का 48 ही होगा। दोनों की अर्निंग कुल मिला के 68 रुपीज बढ़ गई, और दोनों की अर्निंग शुरू में कितनी थी? 170। वो यही पूछ रहा है कि अगर दोनों पे काउंट करें तो इनका टोटल इंक्रीज क्या है, एग्रीगेट इंक्रीज। देखो दोनों की अर्निंग 68 बढ़ी है, और कितने पे बढ़ी है? 170 पे बढ़ी है। परसेंट ही तो निकालना है। 68 बढ़ी है, 170 पे बढ़ी है, इंटू 100 कर दो। देखो भाई 0 से तो 0 कट जाएगा, 17 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 10 चौक 40% इनकी अर्निंग बढ़ी। सही है ना।
इनकी अर्निंग में एग्रीगेट इंक्रीज कितना हुआ है? 40% का इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हैं अभी बात को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, चैट में बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, या हैंड रेज करो, जैसा ठीक लगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बल्कि पीछे हटते हैं। ये पिछला वाला क्वेश्चन कुछ लोगों को डाउट में है, उसे देख लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ अ नंबर, कोई संख्या, एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी संख्या और इसका रेसिप्रोकल जो है, इसका व्युत्क्रम जो है, इज 40% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। बात को समझो कि किसी संख्या और उसका रेसिप्रोकल, अगर हम संख्या x मान लें तो उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x। ये जो है x प्लस 1/x, ये इनके डिफरेंस का, इनका डिफरेंस कितना होगा? x माइनस 1/x। इससे 40% ज्यादा है ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू से 40% ज्यादा है। ठीक है ना? आपको ये दिखाई देता है जो पेन मेरे हाथ में है, आप लोगों को स्क्रीन पे आता है क्या ये जो पेन है? कोई चैट पे बताओ, ये जो पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, जिससे मैं लिखता हूँ, वो दिखाई देता है? चलो फिर ठीक है कि ये जो x प्लस 1/x है, ये x माइनस 1/x से 40% ज्यादा है। मतलब ये 40% ज्यादा है। और अगर मैं कहता हूं कि कोई नंबर किसी से 40% ज्यादा है, इसका मतलब है वो उसके 140% के इक्वल है, 140% के बराबर है। तो ये वाली संख्या का अगर 140% करे तो वो इसके बराबर होगा। इसे सॉल्व कर लो भाई, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, अगर 20 से काट दें। 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5/x। 7 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7/x। तो देखो भाई, ये 5x इधर आएगा तो 7x में से लेस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 5/x से 7/x, ये माइनस का है, उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 7 5 12/x हो जाएगा। अगर x की x से मल्टीप्लाई करें तो ये x² हो जाएगा, और 2 को इधर लेके आए तो ये इसे काट देगा, x² की वैल्यू आ जाएगी 6। अभी देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है इस संख्या का वर्ग, कह रहा है द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। देखो ये स्क्वायर ही आया, हमने नंबर कितना माना था? x, तो x का स्क्वायर कितना है? x²। इसकी वैल्यू 6। द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन इट्स फोर्थ पावर। वो इसकी फोर्थ पावर से कितना कम है? देखो ये x² है, अगर x की पावर 4 निकालनी हो तो क्या करें? इसका स्क्वायर कर देंगे, x की पावर 4 आ जाएगी 36। पूछ रहा है ये वाला नंबर इससे कितना कम है, तो आप देख रहे हो कितना कम है? 30 कम है। परसेंट निकालना है आपको। कह रहा है जो इसका स्क्वायर है वो इसकी पावर 4 से कितने प्रतिशत कम है? तो कम है 30। किससे पूछ रहा है? इस वाली वैल्यू से। इसकी फोर्थ पावर से कितना कम है, तो इसको अपॉन में रखेंगे, इनटू 100 कर लेंगे, भाई आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसमें कोई सही नहीं था। 5/6, 5/6 का मतलब क्या होगा? 83.33%। मैंने कल सही भी कराया था, 83.33% इसका आंसर होगा। समझ रहे ना अभी बात को? मुझे लग रहा है कई लोगों को तो दिक्कत इसीलिए आई होगी क्योंकि उन्होंने लास्ट क्लास देखी नहीं, और फिर ये आंसर गलत होने की वजह से उन्हें दिक्कत हुई। ठीक है भाई, इसे क्लियर कर देते हैं। किसी को और कुछ पूछना है भाई? किसी को पूछना है? आप लोग चैट में बोलो। सर अप्रोक्सीमेट में तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, अप्रोक्सीमेट में लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? 42 नंबर क्वेश्चन।
42 में क्या है अभी खास? कुछ भी खास नहीं है इसमें, देखो ध्यान से। इसमें इंग्लिश के हिसाब से आंसर सही आ रहा था, ठीक है ना। हिंदी के हिसाब से -4 आ रहा था, इंग्लिश के हिसाब से 4 आ रहा था। देखो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। 42 देख लो भाई, किसी को और भी पूछना है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है व्हेन आई डिक्रीज x% ऑफ 180 फ्रॉम इट, जब मैं 180 में से x% घटाता हूं, ठीक है ना। 180 में से x%, अभी ध्यान से देखो, अगर मैं कहता कि मैं 180 में से 20% घटाता हूं, तो मैं नंबर कैसे निकालता? 180 का 80%। भाई अगर मैं 180 को 20% घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 180 का 80%, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है जब मैं 180 के x% को इसमें से घटाता हूं तो मुझे वही उत्तर मिलता है जो 120 को x% बढ़ाने पे मिलता है। When I decrease x% of 180 from it, I get the same answer as when is increase 120 by x%। तो बड़ी आसान बात है, जब मैं 180 को x% घटाऊंगा तो मैं यही तो लिखूंगा कि 180 कितना रह जाएगा? 180 गुणा 100 माइनस x, इतने परसेंट रह जाएगा। तो कह रहा है मुझे वही आंसर मिलता है जो 120 को x% इंक्रीज करने पे मिलता है। अगर 120 को मैं x% इंक्रीज करूंगा तो ये 100 प्लस x% हो जाएगा, इतना ही तो। परसेंट से परसेंट काट दो, 60 से इसे 2 बार और इसे 3 बार काट लो, ये हो जाएगा 300 माइनस 3x इक्वल्स टू 200 प्लस 2x। ये 2x 3x ऐड हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके 5x, और 300 में से 200 कट जाएगा 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अगर x की वैल्यू 20 आ जाती है तो बस इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है if I subtract 700% of x, ये हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था, ये उल्टा लिख गया। तो हिंदी में निकालोगे आंसर -4 आएगा, इंग्लिश में निकालोगे तो 4 आएगा। देखो अगर मैं इसमें से ये वाला वैल्यू घटाता हूं तो घटा दो भाई, x प्लस 40% ऑफ 240, 240 का 240 का x प्लस 40%, तो x की वैल्यू आई है 20, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 60%। 240 का 60% कितना हो जाएगा भाई? 144, 144। इसमें से मुझे 700% घटाना है x का, तो 20 का 700%, इसे भी निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? 140। इसे इसमें से लेस करेंगे तो आंसर आएगा 4। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी और क्वेश्चन में है तो बताओ। भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई नहीं, हटा देते फिर इसे। सही है भाई, और किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ। देखो अगले पे आ जाते हैं, ये वाले पे। फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। इतनी देर बाद बोलोगे भाई, इतनी देर बाद तो अब तो रिपीट वो हो गया। ये अब इस वाली वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वीडियो आप दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। आज मैं वीडियो डालूंगा, आप उसमें देख लेना। आप मेरे डिलीट करने से पहले पहले बता दिया करो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया तो आपको शुरू से ही नहीं समझ में आया, आपको तुरंत ही बोल देना चाहिए था कि दोबारा बोल। वैसे भी इससे लिखना थोड़ा मुश्किल है। ये वाला वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना थोड़ी देर, ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, कल दोबारा बता देना। देखो ध्यान से, एक गांव में कुल संख्या का 45% महिलाएं हैं, बाकी पुरुष। 45% ऑफ पॉपुलेशन इज वुमेन एंड द रेस्ट आर मेन। अगर वुमेन 45% है, औरतें अगर 45% है, तो आदमी कितने होने चाहिए? आदमी 55% होने चाहिए। भाई कोई डाउट है? टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है।
अगर 45% पुरुष साक्षर हैं और 40% महिलाएं निरक्षर हैं, 45% of men are literate and 40% of women are illiterate. Find the overall literacy percent in the village. तो आपको इस गांव का बताना है कि आबादी का कितना हिस्सा पढ़ा लिखा है, कितना प्रतिशत। देखो भाई, औरतों में 40% अनपढ़ है, निरक्षर। अगर 40% इलिटरेट है तो हमें तो लिटरेट का परसेंट चाहिए। अगर 40% महिलाएं निरक्षर हैं तो 60% पढ़ी लिखी होंगी, तो हम वुमेन का क्या निकाल देते हैं, 60%। 60% वुमेन का 60% निकाल दो, 4.5 दूनी 9 तिया 27, 47 महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। भाई आपको अगर इसमें दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 45 × 60/100। हम ऐसे कर लेते हैं कि ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से यहाँ 0.5 लग जाएगा, 4.5 का 6 गुना हमने कर लिया, कितना आया, 27। 27 औरतें पढ़ी लिखी और 45% आदमी पढ़े लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, 55 का 45% निकालना। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे निकालो, 45 का 45% निकालना है 55 का। तो इसे 5 से काटोगे 2 बार तो ये 4 बार कटेगा, 5 से इसे काटोगे 9 कटेगा, 5 से इसे काटोगे 11 कटेगा। 11 ने 99/4, 100 होता तो पूरा 25 होता, अभी 99/4 है तो 24.75। ठीक है, तो आदमी कितने पढ़े लिखे हैं, 24.75। टोटल इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 27, 24, 51, 51.75। इतने आदमी और औरतें मिला के पढ़े लिखे, और कितने में से, 100 में से। तो आपको परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, 100 में से जितनी वैल्यू होती है वही परसेंट होती है। तो 51.75% जनता जो है वो पढ़ी लिखी। बताओ, किसी को भी कोई डाउट है, कमेंट करो। कुछ भी नहीं समझ में आया, देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, टाइम तो आप दे ही रहे हो तो उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ सुनील बताओ भाई। सही। आपने हैंड रेज किया है तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, गलती से हो गया क्या? हाँ सर, ठीक है ठीक पता है। नहीं हट ही नहीं रहा है बहुत देर से। अच्छा, हट नहीं रहा है, आपने काफी मजबूती से हाथ उठाया है इसलिए नहीं लग तो ऐसा ही रहा है हट ठीक है भाई, सही है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो कोरोना वायरस का असर मेरी दाढ़ी पे दिख रहा है, बार्बर तो सारे चले गए, दोबारा से अपने हथियार उठाने पड़े। चले भाई आगे बढ़े। ये बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सवाल है। देखो भाई ध्यान से, अगर एक टेलीविजन सेट की बिक्री पर, भाई देखो जिन लोगों के सिर्फ नंबर है ना, वो लोग अपने कुछ नाम इस पे डाल लो, आप लोगों का कुछ नाम आए, क्योंकि नाम से फिर दिक्कत नहीं होती। आपने उल्टे सीधे कुछ लोगों ने नाम रख रखे हैं, तो अगर आप हाथ वगैरह उठाते तो पता नहीं लगता किसने उठाया, आप सिर्फ नंबर से नहीं चल सकते। सर आप बिना दाढ़ी के स्मार्ट लग रहे हो, शुक्रिया। ऐसे मैंने पिछले साल से ही रखी है, पहले कहाँ होती थी। देखो कोई बात नहीं, मजबूरी है। ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा है यदि एक टेलीविजन सेट की बिक्री पर, यदि एक टेलीविजन सेट की बिक्री पर 16.5% बिक्री कर, टैक्स, सेल्स टैक्स, अगर सेल्स टैक्स टेलीविजन पर 16.5 से बढ़ा के 19.9 कर दिया जाता है, 19 कर दिया जाता है, तो टेलीविजन 38,445 रुपए के टेलीविजन पर बिक्री कर सहित, ये जो 38,445 इसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस समेत है, सेलिंग प्राइस सॉरी सेलिंग टैक्स समेत, सेल्स टैक्स समेत 38,445 रुपए का जो टेलीविजन है, उसके लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़े। एक ही लाइन का सवाल है, सवाल कुछ है नहीं।
कह रहा है अगर सेल्स टैक्स 16.5 से बढ़ के 19% हो जाए तो पहले वो टीवी खरीदता था 38,445 में, जो टैक्स समेत उसकी कीमत थी। अब ध्यान से समझना, बस यहीं पे बात है, जो कुछ है एक ही लाइन का है। देखो ये जो 38,445 है, 38,000 कहाँ लिख दिया मैंने, 38,445, ये इसकी कीमत कौन सी है? ये 16.5% टैक्स के साथ इसकी कीमत है, टैक्स समेत कीमत है। तो मानो 16.5% अगर टैक्स देता था तो उसे टोटल कितने पैसे देते होंगे? मान लो सीपी 100 होता तो टैक्स 16.5% टैक्स, तो कुल मिला के उसे कितने 116.5% रुपए देने पड़ते हैं टीवी के लिए। और ये इसी 116.5% की वैल्यू दे रखी, क्योंकि ये टैक्स समेत कीमत है। पर आपसे पूछा है अगर टैक्स बढ़ जाएगा, 16.5 से बढ़ के 19 हो जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? अभी देखो 16.5 से बढ़ के 19 हो जाएगा तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2.5%। बस उसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 2.5% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो और इसे काट के देखो ये कितनी बार इससे कट जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपकी लगभग पूरी पूरी लग रही है, इसलिए ये इससे कटना चाहिए। अगर ये 1165 है, चाहे तो इसे पहले 5 से काट लो या फिर 1165 से डायरेक्ट काट के देखो, ये इससे क्या 3 बार तो नहीं कट रहा है? अगर इसे काटे तो 11 तिया 33, 6 तिया 18, 5 तिये 15, तो 33,095 आएगा। और 3395 इसमें से घटाएंगे, या 5 से काट लो क्योंकि ऐसे कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, 5 तो नहीं 10, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 से इसे काट लो 5 बार। फिर ये 233 से इसे काट लो, 233 से ये कटेगा एक बार, 384 है, अभी कितना बच जाएगा 1 5 1, और इधर बचेगा 5, सही है 4 बचेगा। फिर इसे काट लो 1514 है, तो 233 से 1514 काटेंगे, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार चला जाएगा, ठीक है ना? 7 बार तो नहीं जा पाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, इसमें से इसे फिर घटा लो, 1398 1400 होता तो 116 बचता, 116 का मतलब 1165 बचेगा, 233 से ये 5 बार कट जाएगा, तो ये 6 बार, ये 5 बार, 165 का 5 गुना कर दो। इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है क्या? 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, 825 रुपए। सही है, 825 रुपए आंसर होगा। सही है भाई, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन आजकल आ रही है, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप पुरानी किताबों से बात नहीं बनेगी, आपको आपको नए क्वेश्चन चाहिए होंगे। पुरानी किताबों से बिल्कुल बात नहीं पड़ेगी। किसी के पास RS अग्रवाल पढ़ी हो, कूड़े में फेंक दो, किसी के पास SD यादव पढ़ी हो, कूड़े में फेंक दो, राकेश यादव पढ़ी है, कूड़े में फेंक दो, अब वो किसी काम की नहीं। क्योंकि पुराने टाइम में ना क्वेश्चन आया करते थे, उसमें सीधी सीधी वैल्यू होती थी, आसानी से कट जाती थी। और जिस हिसाब से तेजी से बदल रहा है, तो आज के टाइम में किताबें लेने से बहुत फायदा होगा नहीं। जो मैंने आपको पिछले 2 दिन में पढ़ाया था, उसके 2 क्विज बना के मैंने आज रात को ही डाले थे, रात 4 बजे डाले थे शायद। तो आप लोग उन क्विज को लगाओ, यहाँ पे पढ़ो, फिर क्वेश्चन तो लगभग वही है, बस वैल्यू चेंज है, ताकि आपको करने में भी कुछ लगे कि नया सा है, आपको वैल्यू रिमाइंड याद ना हो, और आपको ये भी याद होता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किए। वो क्विज आपको 2-3 बार लगाने हैं, जो क्विज में डाल रहा हूँ। 2 क्विज मैंने डाले थे, ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसका भी क्विज डालूंगा। तो डेली बेसिस पे आप क्लास लोगे, जो PDF शीट होगी उसमें से आप जो है, जो PDF शीट होगी वो रिवाइज के लिए रखोगे जो मैंने आपको दी है, और वो जो क्विज में डाल रहा हूँ वो डेली बेसिस पे आप लगाते जाओगे। देखो अगर इतना कर लोगे ईमानदारी से ना, तो बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा दूंगा आपको, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैंने कई तरीके से सोचा। एक तो ये होता है ना, एक क्वेश्चन एक बार आपकी नजरों से आगे निकल जाता है तो वो याद नहीं रहता है, वो एक आध दिन याद रह जाएगा, 2-4 दिन याद रह जाएगा, लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा कि आपको यही करना था। तो उसी के लिए मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया। मैंने आपको ये दिया है, PDF दिया है, क्लास दी है, और उसके बाद में पूरे क्विज दिए।
तो आप उन क्विज को जाके वहां पे जाके अटेम्प्ट करो, और उनको तब तक बार बार अटेम्प्ट करो जब तक 10 में से 10 ना होने लगे। समझ रहे हैं ना? जब ये सारे टॉपिक वाइज जैसे हम लोग ले रहे टाइम वाइज, इस तरह से जब सारे क्विज खत्म हो जाएंगे तो मैं एक बड़ा क्विज डालूंगा परसेंटेज का 50 क्वेश्चन। टाइम लिमिट नहीं होगी, उसे आराम से लगाते रहना। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप बढ़ाते जाओ, मैं और मेहनत करके आपके लिए नए अच्छे क्वेश्चन बना दूं। ठीक है ना? तो आप लोग हर जगह से लगाओ, इतनी जगह इसीलिए दिया गया है आपको, ताकि आपको ये याद हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह किए जाते हैं। अब देखो ये प्यारा सवाल है, एक कर्मचारी का भत्ता, भत्ता समझते हैं ना, अलाउंस। देखो भाई, जो आप लोग सरकारी नौकरी में लग जाओगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी तनख्वाह जो होती है वो दो एलिमेंट से बन के आती है। एक तो उसमें होता है बेसिक पे, मतलब मूल वेतन, और दूसरा होता है मूल वेतन। भाई ये वीडियो किसकी चल रही है? जो कोई नया आया है इसे बंद कर दो। चलो मैंने कर दी। एक होता है मूल वेतन और एक होता है उस पर भत्ता, अलाउंस। इन दोनों को जोड़ के आपकी ग्रॉस सैलरी या कुल वेतन बनता है। ग्रॉस सैलरी या कुल वेतन। ठीक है ना? दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल सैलरी मिलेगी, बेसिक पे प्लस भत्ता, अलाउंस जोड़ के मिलता है आपको, तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 132% है। मतलब अगर मूल वेतन को 100 मान लें तो भत्ता कितना है? 132। भाई 100 का 132% निकालोगे तो कितना आएगा? 132 ही आएगा। 100 का 132, 132% है, 32 नहीं है, सिर्फ 32 मत जोड़ देना। 100 अगर वेतन है, इसका मूल वेतन है, तो भत्ता 132 है। कुल मिला के इसे कितनी सैलरी मिलती होगी? 232। अगर रेशियो में बात करें, कह रहा है यदि उसे कुल वेतन 20,416 मिलता है। देखो टोटल सैलरी कितनी मिलती है? 20,040। ये है मूल वेतन, ये है भत्ता, ये है कुल वेतन, और ये इनका अनुपात है, रेशियो। और इसमें से इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, टोटल सैलरी हमें दे रखी है 20,450। तो आपको 20,450 पता है किसकी वैल्यू है? 20,416, सॉरी, 20,416 किसकी वैल्यू है? इस 232 की, क्योंकि ये टोटल सैलरी है। और आपसे पूछे उसका मूल वेतन बताओ, तो मूल वेतन हमने कितना माना है? 100 बेसिक पे। अगर उसने पूछा होता उसका अलाउंस बताओ, तो हम 132 की वैल्यू निकाल देते। वो पूछ रहा है सैलरी बताओ बेसिक पे, तो बेसिक पे हमने 100 मानी है। अभी इससे सॉल्व कर दो। देखो ऑप्शन से साफ नजर आ रहा है कि वैल्यू पूरी पूरी कटी है, तो आप इसे पूरी पूरी काट दो। 2 से जब आप इसे एक बार काटोगे 232 से, तो ये 8 बार तो पक्का पक्का बार है भाई। 250 से जाता है ये, लेकिन इसमें ऑप्शन मुझे लग रहा है सब गड़बड़ है ना? हाँ, ऑप्शन गलत लग रहे हैं इसमें। 232 से आप इसे काट लो 20,416 को, कितना आएगा? करके देख लो भी। ऑप्शन गलत है भैया, ये इससे 8 और 8 88 टाइम्स कट जाएगा। 88 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 8800। सही है भाई, कई लोगों का आंसर आया। कुछ लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे, और कुछ लोग तो बस वीडियो समझ के देख रहे। समझ रहे हैं ना बात को? भाई ये पूरा क्लासरूम है, बल्कि क्लासरूम से ज्यादा है ये। आप लोग पूरा ईमानदारी से इसे पढ़ो। सिर्फ इसलिए कि आपकी फीस नहीं जा रही है, या सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ये फ्री में मिल जा रहा है, घर बैठे मिल जा रहा है, आप इसे कमतर करके मत समझो। आपको पता है ये क्लास से कहीं ज्यादा क्वालिटी है, क्योंकि टाइम मिला है मुझे, मैंने सारी शीट्स रिवाइज की। और आप ये भी जानते हो कि पहले ही मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, फिर मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, आप भूलो भी मत। एक बार आपने पढ़ लिया है तो परसेंटेज पे कमांड हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना? इसे क्लास से कमतर करके मत मानो। मैं इतना कुछ मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं देगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत कम आपको अवेलेबल होगा।
पहले तो आप वीडियो क्लास ले रहे हो, उसके बाद आपको क्विज मिल जा रहे हैं, पीडीएफ मिल जा रही है, हर तरह का क्वेश्चन मिल जा रहा है, सारी शीट्स मैंने रिवाइज की, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझ के अगर पढ़ोगे तो ये बड़ा काम आएगा। अभी तक आपने ऐसा मुझसे पढ़ा नहीं हो, क्योंकि वो पुरानी जो शीट थी जो मैंने अभी 6 महीने पहले बनाई थी, वो भी मुझे लग रहा है पुरानी हो गई, अब मैंने वो फिर से बदल दी। तो अब ये है शीट्स, समझ रहे हो बात को? तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी नहीं? देखो भाई, एक और क्वेश्चन, आखिरी, इस शीट का आखिरी क्वेश्चन है। राम आमतौर पर अपने मामा का कोट पहनता है। एक दिन उसके भाई ने उसे टोक दिया और के कहा कि उसका पहना हुआ कोट उसकी लंबाई से 22% ज्यादा है, ठीक है ना, 22% ज्यादा है। अगर कोट की लंबाई 183 सेंटीमीटर है तो अनुज के कोट की सही लंबाई क्या है? देखो भाई, अनुज के पास अपना कोट है नहीं। अनुज अनुज कहाँ से आ गया? ये राम था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, राम ही रहने दो। तो वो कह रहा है कि राम 22% ज्यादा लंबाई का कोट पहनता है। राम अपने मामा का कोट पहनता है जो उसकी लंबाई से 22% ज्यादा है। मतलब अगर राम की लंबाई, राम के कोट की लंबाई हम लोग 100 मान लें, तो जो कोट इस समय वो पहन रहा है वो 122 लंबाई का है। सही है ना भाई? इतनी तो बात है, 22% ज्यादा लंबाई है राम से। और इस अगर हम मान लें कि 100% इसके कोट की लंबाई है, असल में जो इसे पहनना चाहिए लेकिन जो पहन रहा है वो 122%। तो इस 122% की वैल्यू आपको दे दी गई है। जो उसने पहना है वो 183% का है। उसके कोट की सही लंबाई पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू आपको निकाल दी। काट लो इसे, जिससे कटता देखे। 2 से कट जाएगा 61, 2 से कट जाएगा 50। 61 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 की 50 से गुणा हो जाएगी 150, 150 सेंटीमीटर। मतलब वो जो सही कोट उसे पहनना चाहिए वो 150 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं अभी इस बात को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये सेशन लगभग खत्म हो गया है, तो हम लोग दूसरी शीट दूसरे वाले वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं एंड करता हूँ भी, 5-6 मिनट लगते हैं। जब ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद सेव होती है, तो 5-4 मिनट के बाद हम लोग दूसरे सेशन में आते हैं और दूसरी वाली पीडीएफ पे। अगर किसी ने अभी पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है तो आप में से जिसने की है वो कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, तो बाकी लोग भी डाउनलोड कर दो सेकंड वाली पीडीएफ जो मैंने कल डाली। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में मिलते हैं।